हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एचपीएसएससी के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बात करें दोस्तों इस वीडियोस की, तो दोस्तों एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए ये जो हमारी क्लास है वो 15वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 14 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और बाकी आप इन वीडियोज़ की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन। हड़प्पा की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी। तो दोस्तों हड़प्पा की जो कृषि अर्थव्यवस्था थी आपको बताना है मुख्य रूप से किस पर आधारित थी। ड्राई फार्मिंग पर, क्रॉप रोटेशन पर, रेनफेड कल्टीवेशन पर, या फिर व्हीट एंड एसोसिएटेड विंटर क्रॉप्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और तथा संबंधित शीतकालीन फसलों पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, व्हीट एंड एसोसिएटेड विंटर क्रॉप्स। तो बात करें दोस्तों हड़प्पन इकोनॉमी की दोस्तों, तो हड़प्पन इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड पर भी डिपेंड करती थी। लेकिन यहाँ पर पूछा है एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो वो डिपेंड करती थी व्हीट एंड जिससे जो व्हीट और उससे जो एसोसिएटेड विंटर क्रॉप्स थी उन पर। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात कर लें हड़प्पा जो मुख्य जो इसकी फसलें थी, हड़प्पा की जो मुख्य फसलें थी तो गेहूं और जौ जो थी वो इसकी मुख्य फसलें हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम धर्माशोक वाज फाउंड इन द। तो आपको बताना है जो धर्माशोक नाम है वो कौन से एडिक्ट में पाया गया है, कौन से अभिलेख में पाया गया है। तो दोस्तों जो धर्माशोक नाम था वो कौन से अभिलेख में पाया गया था, तो ये पाया गया था दोस्तों सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, यानी कि सारनाथ अभिलेख में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। सारनाथ अभिलेख में दोस्तों धर्माशोक नामक नाम जो है वो पाया गया। बाकी जो अन्य अभिलेख थे दोस्तों वहाँ पर आप सभी को पता है जो शोक है उनको देवा नाम जो पियादसी के नाम से भी जाना जाता था। और जो मास्की डिक्ट है, ऑप्शन ए में जो मास्की डिक्ट है दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें दोस्तों पहली बार जो महान सम्राट अशोक थे उनके अशोक नाम का वर्णन हुआ था। जो मास्की एडिक्ट है वहाँ पर, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये साउथ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी आप सभी को पता है जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये रुद्रदमन से संबंधित है। और जो इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन है, जो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है, ये किससे संबंधित है, कौन से गुप्त शासक से संबंधित है, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो यहाँ पर पूछा गया आपको बताना है प्राचीनतम वंश राजवंश कौन सा है इनमें, पल्लव, चोल, मौर्य या फिर गुप्त। तो आपको बताना है सबसे पुराना कौन सा राजवंश है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। जो मौर्य राजवंश है सबसे पुराना राजवंश है इन ऑप्शन में से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो किसने करी थी मौर्य राजवंश की स्थापना, तो ये करी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जो पल्लव राजवंश है इसकी स्थापना दोस्तों सेम विष्णु के द्वारा करी गई थी। और जो गुप्त राजवंश है इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो श्रीगुप्त के द्वारा करी गई थी। एक बचता है चोल डायनेस्टी, तो इसकी संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ये काफ़ी महान साम्राज्य हुआ था जिसने दक्षिण जो एशिया था उसके क्षेत्र में जो कब्जा था वो कर लिया था, यानी कि विजय प्राप्त करी थी जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है। तो आप कमेंट करके बताएं जो चोल राजवंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है, द मेडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाज। मध्यकालीन शासक जो कृषि मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला था, तो कौन शासक था, मध्यकालीन शासक था जिसने पहली बार दोस्तों कृषि मंत्रालय जो था वो स्थापित करा था, ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि मंत्रालय स्थापित किया गया था और जिसका नाम रखा गया था दीवान अमीर को ही जो नाम था वो रखा गया था। ये जो कृषि मंत्रालय मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल आर्किटेक्चर इज नॉन फॉर इट्स। तो मुगल वास्तुकला को जाना जाता है उसकी डैश डैश के लिए, तो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, तो मुगल आर्किटेक्चर इज नॉन फॉर इट्स डेकोरेशन एंड डेलिकेसी। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, सजावट और नजाकत के लिए दोस्तों मुगल कला को जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आपको बताना है दोस्तों जो डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके अधीन दोस्तों कौन सा जो राज्य था उसको सबसे पहले छीना गया था, नागपुर, झांसी, संबलपुर या फिर सतारा। तो सबसे पहले छीना गया था दोस्तों सतारा को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा सतारा। तो 1848 में दोस्तों सबसे पहले सतारा को छीना गया था 1848 में। और उसके बाद दोस्तों 1849 में जो संबलपुर है उसको छीना गया था। और उसके बाद 1850 में दोस्तों हिमाचल का राज्य था बघाट। और उसके बाद दोस्तों अन्य जो राज्य थे उनकी बारी आई थी, जैसे
1952 में दोस्तों, मेरे ख्याल से 1952 में जो राज्य था उसको नागपुर को, उदयपुर और नागपुर को छीना गया था, और उसके बाद 1854 में झांसी को दोस्तों उन्होंने अपने अधीन कर लिया था, और 1856 में दोस्तों उन्होंने अब उसको कुशासन के रूप में अपने अधीन कर लिया था। तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके अधीन किए गए कुछ मुख्य राज्य थे। 1849 में जैतपुर और संबलपुर को किया गया था, और 1850 में बघाट को, और फिर नागपुर, उदयपुर और झांसी की बारी आई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोपला राइजिंग इन 1921। निम्न में से कौन सा 1921 में मोपला विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारक नहीं था? तो दोस्तों इसमें जो जिम्मेदार कारक नहीं था वो था सोशल डिसेबिलिटीज। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों जो मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? तो 1921 में हुआ था। यह जो केरल का मालाबार क्षेत्र है वहाँ पर यह हुआ था। तो उसमें दोस्तों जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे दोस्तों, वो वहाँ के गवर्नर थे। यहाँ पर मैं गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वहाँ पे गवर्नर थे जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उनके समय में दोस्तों यह मोपला विद्रोह देखने को मिला था। नेक्स्ट है, हु ऑब्जर्व्ड द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म्स। किसने यह अवलोकन किया कि कांग्रेस वास्तविकता में एक बिना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गलती से बता दिया, 1921 में तो जो गवर्नर जनरल बने थे भारत के या फिर वायसराय, वो थे लॉर्ड रीडिंग जो थे, उनको बनाया गया था। तो यहाँ पर मैंने गलती से बता दिया, वो 1806 में हुआ था एक विद्रोह। 1806 में एक विद्रोह हुआ था। उसमें दोस्तों जो गवर्नर थे दोस्तों वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, वो वहाँ के गवर्नर थे। और जो 1829 वाला समय था उसमें दोस्तों वह गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन वहाँ के जो उस एरिए के जो गवर्नर थे वो उसमें 1806 में जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, विलियम बेंटिंग वो वहाँ पे गवर्नर थे किसी एक स्पेशल स्टेट के। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो 1829-30 के समय पूरे ऑल ओवर ब्रिटिश क्षेत्र के गवर्नर जनरल बने थे। तो ये आपने याद रखना है, पहला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। नेक्स्ट है, हु ऑब्जर्व्ड द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वार विदाउट आर्म्स। तो यहाँ पर पूछा है किसने ये अवलोकन किया कि कांग्रेस वास्तविकता में एक बिना शस्त्र सिविल युद्ध में है। तो ये जो अवलोकन किया था ये किया था सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, ऑन प्लेनेट अर्थ देर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द। तो पृथ्वी की आपको बताना है कौन सी जगह पर अपकेंद्रीय बल नहीं है। तो इनमें दोस्तों कौन सी जगह है वहां पर अपकेंद्रीय बल नहीं है? तो यहाँ पर पोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों भूमध्य रेखा यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ जो है वहां पर सबसे ज्यादा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर पनामा। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन पनामा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? कोस्टरिका, पैसिफिक ओशन, कोलंबिया या फिर वेनेजुएला। तो दोस्तों यहाँ पर कोस्टरिका, प्रशांत महासागर और जो कोलंबिया है ये तीनों बाउंड्री शेयर करते हैं पनामा के साथ, लेकिन वेनेजुएला नहीं करता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वेनेजुएला। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ठंडी समुद्री महासागरीय धारा है। तो दोस्तों इसमें जो ठंडी समुद्री धारा है वो है केनारी करंट। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, केनारी करंट। बाकी जो है दोस्तों ये हॉट ओशियन करंट हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेस्टर्लीज। तो आपको बताना है वेस्टर्लीज क्या है। दोस्तों जो वेस्टर्लीज है ये है परमानेंट विंड्स। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, परमानेंट विंड्स है वेस्टर्लीज जो है। और बाकी बात करें वेस्टर्लीज की दोस्तों ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है। तो कौन है? तो यह है कनाडा। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोडक्शन की बात करें तो यूरेनियम पहले स्थान पर आता है। ओवरऑल भंडार की बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर भी काफी मात्रा में दोस्तों यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। और 2021 में दोस्तों कजाकिस्तान ने काफी ज्यादा प्रोडक्शन करी थी यूरेनियम की। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो निम्न में से कौन से वन संसाधन प्राणी उत्पाद हैं? तो इसमें जो वन संसाधन प्राणी उत्पाद हैं वो हैं दोस्तों लाख। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, लाख। नेक्स्ट है, द हिल स्टेशन ऑफ कुनूर इज लोकेटेड इन बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो आपको बताना है जो कुनूर का हिल स्टेशन है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो कुनूर जो हिल स्टेशन है दोस्तों वो है दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। जो नीलगिरी की हिल्स हैं दोस्तों उसी में ये स्थित है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। तो हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी आपको बताना है कौन सी झील में है। तो यह है सांबर झील। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो कहाँ है दोस्तों? यह है राजस्थान में।
बाकी जो डल लेक है ये है जम्मू कश्मीर में, चिल्का जो है दोस्तों ये है ओडिशा में, और बुल्लर जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है इन थार रीजन द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर लोकली नोन एज। तो थार प्रदेश में विस्थापनीय बालू टिब्बाओं को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह जाना जाता है ध्रियान के नाम से। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, ध्रियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ नर्मदा वैली। तो नर्मदा घाटी की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है, आपको बताना है। तो जो नर्मदा घाटी है दोस्तों इसकी अभिलाक्षणिक विशेषता जो है वो है स्ट्रक्चरल ओरिजिन, यानी कि संरचनात्मक उत्पत्ति। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, संरचनात्मक उत्पत्ति। नेक्स्ट है इफ देयर इज ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु हैज बीन एम्पावर्ड टू फंक्शन एज प्रेसिडेंट। तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद जो हैं वो रिक्त हो जाते हैं, तो आपको बताना है राष्ट्रपति के पदभार का कार्यवहन करने के लिए कौन अधिकृत है। दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो उसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक रूप से विशिष्ट बहुमत के आधार पर पारित किया जाना आवश्यक है। तो कौन सा वह दोस्तों विधेयक है? तो वह है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि जो संविधान संशोधन का विधेयक होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको बताना है जो राज्य सरकार है उसका विधिक सलाहकार कौन होता है। तो कौन होता है? ये होता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उनके कौन होते हैं? तो वो होते हैं महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इन बीच वन ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेंशन्ड। तो आपको बताना है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में शहरी स्थानीय व शासन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों जो लोकल अर्बन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये मेंशन है दोस्तों 12th जो शेड्यूल है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अर्बन की बात करी होती है, अगर रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती तो दोस्तों पंचायती राज, तो इसका 11वां शेड्यूल इसका राइट आंसर होना था, लेकिन यहाँ पर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12वीं जो अनुसूची है उसमें इसका वर्णन है। बाकी जो 8th शेड्यूल है दोस्तों इसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है, और 7th जो है उसमें जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है कार्यों की वो करी गई है, जैसे जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है उसमें इसका डिवीजन करा गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच 5 ईयर प्लान। तो किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया है। तो कौन से दोस्तों 5 ईयर प्लान को? तो यह 8th इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 1992 में दोस्तों 8th 5 ईयर प्लान जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट। तो हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? दोस्तों यह है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनीज पे कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन देयर। तो कंपनियां कॉर्पोरेशन कर का भुगतान करती हैं तो दोस्तों उनकी इनकम पर। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, इनकम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग। आपको बताना है जो विश्व निवेश प्रतिवेदन है ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये किसके द्वारा प्रकाशित करी जाती है? तो ये प्रकाशित करी जाती है अनरेक्टेड के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, UNCTAD के द्वारा दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करी जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। नेक्स्ट है सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय। तो सोनार अधिकांशतः प्रयुक्त किया जाता है। तो कहाँ प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों सोनार? तो सोनार अधिकांशतः प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों जो नेविगेटर होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, नेविगेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोनार जो है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग रेज हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो आपको बताना है निम्न में से किन किरणों की सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होती है। तो सबसे कम होती है इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉस्मिक रेज। यहाँ पर अधिकतम की बात करी जाए तो दोस्तों जो रेडियो वेव्स होती हैं उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन
CFC, तो ये सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन सिलेक्ट लाइम नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड इज नॉन एज, तो सिलिकॉन कार्बाइड को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कोरंडम के नाम से, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। कोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड जो है उसको कोरंडम के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट अमीनो एसिड इन नेचर, निम्न में से कौन प्रकृति में पाया जाने वाला एक सामान्यतम अमीनो अम्ल है, तो इसमें जो दोस्तों कॉमन जो अमीनो एसिड है नेचर में पाया जाने वाला वो है दोस्तों एलेनिन, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, एलेनिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉन एज द इमरजेंसी हार्मोन, तो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों एड्रेनल को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एड्रेनल जो है हार्मोन है दोस्तों, इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या फिर लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स स्प्रेड द काला आजार इन ह्यूमन बींग्स, तो मानवों में दोस्तों कौन सा रोग भाग जो है काला आजार फैलाता है, तो जो सैंड फ्लाई है वो काला आजार फैलाती है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सैंड फ्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इज ए पार्ट ऑफ, तो आपको बताना है मानव में पाए जाने वाला वेस्टिजियल ऑर्गन जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो किस अंग का पार्ट है, किस अंग में पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट हो जाएगा, बड़ी आंत, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।